नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। बीजेपी में क्या इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? ये इसलिए क्योंकि बीजेपी संगठन को नसीहत देनी पड़ रही है अपने ही नेताओं को, बीजेपी विधायकों को, कि अगर आपको कोई भी बात रखनी है तो आप पार्टी फोरम में रखिए, क्योंकि आप जिस तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं या फिर पब्लिक डोमेन में जिस तरह से बातें जा रही है, ऐसे में इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। सीधे तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नसीहत दे डाली है, खास तौर पर उन विधायकों को जिन्होंने हाल ही में नाराजगी जाहिर की या फिर जिन्होंने उम्मीदवार की घोषणा से पहले ही किसी के लिए वोट की अपील कर डाली है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी विधायकों को मनमानी पड़ी भारी, बीजेपी संगठन ने नसीहत दे डाली। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान, अनुशासनहीनता नहीं की जाएगी बर्दाश्त। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारी के बीच बीजेपी के कई विधायक पार्टी के लिए टेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निकायों में आरक्षण घोषित होने के बाद सबसे पहले विकास नगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सवाल खड़े किए और आपत्ति दर्ज करने पर निस्तारण न होने पर हाईकोर्ट तक जाने की बात कह डाली। तो वहीं इस बीच लेंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने कोटद्वार नगर निगम सीट पर सुमन कोटनाला को ही उम्मीदवार बनाए जाने के लिए ऐसी प्रेशर पॉलिटिक्स चली कि अब उन्हीं की पॉलिटिक्स उन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। क्या कुछ दोनों विधायकों के बयान सामने आए हैं, पहले आपको सुनाते हैं। अध्यक्षों के आरक्षण की जो अनंतिम सूची प्रकाशित हुई है, उसमें विकास नगर को अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। ये आपत्ति, इस पर हमारी आपत्ति है। तो ये जो 3 नगरपालिका परिषद है, खटीमा, धारचूला और विकास नगर, इसमें विकास नगर में जनजातियों की आबादी सबसे कम है, तो पहले ज्यादा आबादी वाले आरक्षित होंगे। खटीमा और धारचूला को उसको अनारक्षित दर्शाया गया और विकास नगर को आरक्षित कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी चूक है। मुझे विश्वास है कि सुमन कोटनाला जी को से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना समर्थन देगी, उसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। ऐसा मैं आपकी भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी में ले जाऊंगा। सुमन कोटनाला जी, जो ब्रिक्स को आप जल सींच रहे हो, पानी सींच रहे हो, उसमें निश्चित रूप से फल फूल लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी आपकी भावनाओं की कदर करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बीजेपी के दोनों विधायकों के बयान पार्टी के लिए टेंशन बढ़ाने वाले हैं, तो वहीं पार्टी ने भी दोनों विधायकों के बयान पर सख्त रुख अपनाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विधायकों को सख्त हिदायत दी है कि यदि उन्हें आरक्षण से संबंधित कोई भी आपत्ति है तो वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और मीडिया में बयान देने से विधायक बचे। तो वहीं दिलीप रावत के बयान पर भी महेंद्र भट्ट ने साफ तौर से कहा है कि उम्मीदवारों की दावेदारी और यदि किसी विधायक को कोई बात कहनी है तो वो पार्टी फोरम पर रखे, नहीं तो अनुशासनहीनता के दायरे में उनका बयान समझा जाएगा। देखिए, अभी आरक्षण के लिए सरकार ने आपत्तियां मांगी है, अनेकों नगर निगम पालिकाओं में आपत्तियां दर्ज हुई हैं और उसके बाद विधिवत रूप से आरक्षण डिक्लेयर होगा। पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक प्रत्येक नगर निगम पालिका के लिए भेज दिए हैं। किसी भी कार्यकर्ता को प्रत्याशी के संदर्भ में किसी प्रकार की बयानबाजी और कोई विषय रखना है तो पार्टी का प्लेटफॉर्म है, उस पर रखें। अलग से बयानबाजी ये अनुशासनहीनता के दायरे में आएगी। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से जनता से अपील करता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पार्टी ने बना हुआ है, प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जो इनके लिए प्रभारी बनाए हुए हैं, अपने विषय उन तक सीमित रखें। किसी भी प्रकार की अनर्गल बयानबाजी किसी भी स्तर प्रत्याशी के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए। निकाय चुनाव में आरक्षण घोषित होने के बाद बड़े स्तर पर आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं के आरक्षण पर सवाल उठाने को पार्टी ने अनुशासनहीनता करार दिया है। वहीं उम्मीदवारों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने वाले नेताओं को भी बीजेपी ने साफ हिदायत दे डाली है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी की हिदायत का आखिर कितना असर बीजेपी विधायकों पर पड़ता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।
तो पहले से जैसे कि माना जा रहा था कि निकाय चुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर बीजेपी को काफी ज्यादा मंथन करना पड़ेगा, काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और देखिए इसी बीच अब यह माना जा रहा है क्योंकि संगठन ने जिस तरह से दो टूक कह दिया है कि अगर किसी को भी अपनी बात रखनी है पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखिए, नहीं तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और इसी के हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं। आरपी रतोड़ी जी बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, कांग्रेस से आशीष सैनी जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी हमारे साथ चर्चा में। आप सभी का बहुत स्वागत। आरपी रतोड़ी जी, क्या माना जाए, पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या, या फिर उन नेताओं ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है जो बड़बोले हैं या खुले तौर पर अपनी बात को रखते हैं? मीना जी, न कोई टेंशन है न कोई दिक्कत है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सभी को है, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और वो हमारे अध्यक्ष जी ने उनको निश्चित तौर पर हिदायत दे दी कि भाई आपको जो भी कहना है, जो ऑब्जर्वर बनाए गए या जो उचित माध्यम है, आप अपनी शिकायत दर्ज करें। और निश्चित ये होना भी चाहिए, अनुशासन के बगैर तो न संगठन चलता है, न देश न प्रदेश। तो हमारे अध्यक्ष जी ने उनको सभी को, तो ये कोई नाराजगी नहीं बल्कि अपनी अपनी बातें कहने का सबको अधिकार है। तो यानी कि मुन्ना सिंह चौहान ने जो किया वो गलत था, जो दिलीप रावत ने किया वो गलत था? नहीं, देखिए, एक मैंने कहा ना कि लोकतंत्र परंपराओं में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन प्लेटफॉर्म उचित होना चाहिए। जब आप विधायक हैं तो आपको संगठन का नीति निर्धारण में तो आप हैं, तो आप प्रदेश अध्यक्ष जी से जो उनसे बात करें, पर पब्लिक डोमेन में नहीं। नहीं तो दिलीप रावत फिर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाते नजर आए आरपी रतोड़ी जी? क्योंकि अभी तो उम्मीदवार का चयन भी नहीं हुआ है। अभी तो यहाँ पर देखिए पर्यवेक्षक तैयार किए गए हैं जो पैनल तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले दिलीप रावत जो है घोषणा कर देते हैं और उस शख्स को उम्मीदवार मानते हुए वोट की अपील करते हैं, जीत का वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जल्दबाजी है कि नहीं है, या ये माना जाए कि एक होड़ मची है अपने चहेतों को टिकट दिलाने के लिए? ये स्वाभाविक है रीना जी, अपने समर्थकों का उत्साह वर्धन करना पड़ता है। अपने जो उनके समर्थक रहे होंगे, निश्चित उनका उत्साह भी बढ़ाना पड़ेगा। बाकी तो टिकट तो हमारा जो ऑब्जर्वर गए हुए उन्होंने तय करना जनता के द्वारा। लेकिन संगठन तो इसे अनुशासनहीनता मान रहा है। संगठन कह रहे कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, अगर अब आगे से ऐसा कोई भी करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी अध्यक्ष जी ने हिदायत दे दी, अब आगे कोई भी ऐसा काम करेगा निश्चित तौर पर ये अनुशासनहीनता मानी जाएगी। नहीं तो तभी तो हम कह रहे हैं ना कि ऐसे नेता जो बड़बोले हैं या खुले तौर पर अपनी बात को रखते हैं या अपनी मनमानी करते हैं, तो वो तो टेंशन बढ़ा ही रहे ना पार्टी की। यही तो मैं कह रही हूँ रतोड़ी जी। आशीष सैनी जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ, वापस लौटूंगी। आशीष सैनी जी, क्या लग रहा है, हालांकि अंदरूनी मामला है ये बीजेपी का, आपका पहला जो कमेंट है वो यही आएगा, लेकिन क्या लगता है कि अगर कॉम्पिटिटर के घर में इस तरीके से चल रहा हो तो थोड़ी सी राहत मिलती है, संतुष्टि होती है? नहीं, देखिए, मैं इसमें दो बातें कहूंगा। तो दिलीप सिंह रावत जो एमएलए है, उन्होंने कहा कि एक प्रत्याशी उनको जिताने की अपील करी, तो हो सकता है कि उनके समर्थक सामने बैठे हो, उन्होंने उनका नाम लिया हो और उनके क्षेत्रीय जो विधायक है उनके क्षेत्र का मामला है तो किया होगा। लेकिन मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। उसमें कहीं भी सरकार की या पार्टी की आलोचना कहीं नहीं की। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण का अनंतिम प्रकाशन किया है वो गलत किया गया है। जो सीट आरक्षित नहीं की जानी चाहिए थी उसको आरक्षित किया गया। ऐसे ही जैसे उन्होंने जो शेड्यूल ट्राइब के नगर पालिकाओं के आरक्षण की बात की है, ऐसे ही जो आरक्षण ओबीसी वर्ग का हुआ है उसमें हल्द्वानी और हरिद्वार कर दिया, रुड़की और काशीपुर को छोड़ दिया। तो ये तो चीजें हैं, प्रशासनिक विफलता जो इससे हुई है जी। अब इनके नहीं आ रहा है कि क्या करें। मुन्ना सिंह चौहान जी ने पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन नहीं किया है, नंबर एक बात। दूसरी बात, दिलीप सिंह रावत जी ने अपने ही पार्टी के अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया है तो ये भी अनुशासनहीनता नहीं है। केवल भाजपा की सबसे बड़ी अनुशासनहीनता यह है कि अपने कार्यकर्ताओं के बात सुनने के लिए जो ऑब्जर्वर भेजे गए उन पर भरोसा अब नहीं रहा। दबी जुबान से, खुली जुबान से मीडिया के सामने, कैमरे के पीछे
कहीं ना कहीं वो अपनी बात कह जरूर रहे हैं। हाँ। बहुत कम लोग हैं लेकिन कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो अंतिम प्रकाशन हुआ है आरक्षण की सूची का, उसमें बहुत सारे गड़बड़ झाला है। कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट जाए बगैर ये सरकार उठने वाली नहीं है। ठीक है, हम आप लोग अपनी मानते हैं बात यानी को कि रख दोनों रहे ही हैं। बीजेपी के विधायकों ने जो अपनी बात रखी है उसे अनुशासनहीनता ना माना जाए, बेफिजूल में संगठन इसे तूल दे रहा है। वो अनुशासनहीनता नहीं है, वो प्रशासनिक और शासकीय विफलता है, सरकार का फेलियर है। वो सामने दिख रहा है कि अगर आरक्षण के परिसीमन में गड़बड़ हुई है, आरक्षण और परिसीमन में, तो सरकार ने की है ना। सरकार में कौन है? सब आईएएस पीसीएस अफसर है। यदि वो गड़बड़ कर रहे हैं, उसका नुकसान क्षेत्र में हो रहा है, तो विधायक क्यों नहीं उठाएगा मुद्दा? ये बीजेपी में सारे लोग गुलाम नहीं है ना, कुछ लोगों के अंदर जमीर बचा हुआ है, वो जनता की आवाज उठाना जानते हैं। ठीक है, आपकी बात सुनकर गजेंद्र रावत जी मुस्कुरा रहे हैं। गजेंद्र रावत जी, क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर? दरअसल विषय ये है कि इस निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री धामी, उनके कैबिनेट मिनिस्टर, उनके विधायक और राज्य मंत्री सबने अलग अलग लिस्टें बनाई हुई है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री के जो जनसंपर्क अधिकारी हैं किशोर भट्ट, उनके लिए 2 घंटे के भीतर आरक्षण बदलवा दिया गया। और उत्तरकाशी में पहले यह आया कि वहां नगर पालिका की सीट जो है महिला आरक्षित है, लेकिन जब ये पता चला कि वहां तो मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी तैयारी कर रहे हैं, तो आरक्षण बदलवा दिया गया। और वो सीट पहले इसलिए महिला आरक्षित की गई थी कि यह बताया जा रहा है कि जो गोपाल रावत की मौत हुई, जो भाजपा के विधायक थे, तो उनकी पत्नी को उस समय टिकट नहीं दिया 2022 में। उनसे यह कहा गया था कि आपको नगर पालिका का चुनाव लड़ाएंगे। अब वहां सिर्फ डबल की स्थिति है। दूसरा विषय यह भी है कि मुख्यमंत्री के साथ एक कोऑर्डिनेटर है हरीश कोठारी। हरीश कोठारी की पत्नी डोईवाला नगर पालिका से दावेदार है। वो पहले भी वहां एक बार चुनाव लड़ चुकी हैं और उनका भी वहां मजबूत दावा है। तीसरा और मजबूत दावा वहां पर, जिस कारण जो है पिछली बार वो डोईवाला की सीट जो है ओबीसी कैटेगरी में तरफ सामान्य की गई है, उसके लिए बताया जा रहा है कि जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, उनके भाई ईश्वर चंद, उनको वहां जो है लड़ाने के लिए वो तैयारी करवा रहे हैं। और प्रेमचंद अग्रवाल इसलिए भी करवाना चाहते हैं कि वो अपना पहला चुनाव वहां पर जो है नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में हारे थे, वो उस हार की टीस को मिटाना चाहते हैं। अभी जिन दिलीप रावत की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, कमाल हो गया, तो दिलीप रावत की पत्नी उसी कोटद्वार नगर निगम से पिछली बार चुनाव लड़ी थी और उनकी नहीं हारी नहीं मैडम, जमानत जब्त हुई उनकी। एक हार तो एक अलग विषय की हार जीत होती रहती है। जो देहरादून नगर निगम है, वहां पर जो है विश्वास डावर टिकट मांग रहे हैं, वहां पर गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी टिकट मांग रही है, उमेश अग्रवाल के बेटे सिद्धार्थ अग्रवाल टिकट मांग रहे हैं। जो कांग्रेस से लाकर भाजपा में शामिल किए हैं, बड़कोट से अतुल रावत, उनकी बहुत वहां पर मजबूत दावेदारी है। प्रदीप और पूनम तिवारी एक 2 बड़ा नाम थे लोकसभा चुनाव के दौरान। जब उनका वीडियो जारी हुआ था कि उन्होंने कहा कि हम लोकसभा चुनाव में अनिल बलूनी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर नगर पालिका के अध्यक्ष थी, अब वो नगर निगम बन गया है, वो इनके गले की फांस हो गया है। दिनेश अग्रवाल को लेकर है कि दिनेश अग्रवाल का क्या करें। चंदन रामदास के बेटे बागेश्वर से टिकट मांग रहे हैं। रंजीत दास जो पिछली बार दूसरे नंबर पर थे, वो टिकट मांग रहे हैं। मीरा सकलानी को लेकर जहां मसूरी में कोहराम मचा हुआ है। तो ये जो सारी स्थिति आपको दिखाई दे रही है कि सिर्फ मुन्ना सिंह चौहान और ये जो दिलीप रावत बात करें, विषय सिर्फ इतना नहीं है। विषय ये इसलिए भी गंभीर है कि क्या इस मुन्ना सिंह चौहान अपनी भाषा बोल रहे हैं या सरकार इनसे ऐसा कहलवा रही है ताकि चुनाव को और डिले किया जा सके। आपको अच्छी तरह ध्यान होगा कि जब जिला पंचायत की पिछली बार, अच्छा, यानी कि गजेंद्र रावत जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान मीडिया में आकर इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये उनका स्टेटमेंट ना माना जाए, यानी कि सरकार की तरफ से इस तरीके से कहा जा रहा है कि इस तरीके का स्टेटमेंट दीजिए ताकि इसे और भी ज्यादा पोस्टपोन किया जाए। मैडम ये कई बार यहाँ इसलिए हुआ है कि आपको भी ध्यान होगा, जब पिछली बार जिला पंचायत के सदस्यों को चुनाव हो गए और सारे सदस्य जब छटनी हो गए, सबको अपने अपने रिजॉर्ट में निर्णय लिया गया, उसके बाद ऐतिहासिक रूप से जो है फैसला आया कि देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट अनुसूचित जाति महिला की जाएगी, यानी कि वो मधु चौहान के लिए जो है बनाएगा पैसे की, मधु चौहान के अलावा कोई दूसरा बन ना पाए। ये विषय इसलिए भी है कि जो अभी आप उनका महेंद्र भट्ट का बयान भी दिखा रहे थे, वो कह रहे कि भैया ये अनुशासन कार्यवाही मानी जाएगी। आपको ध्यान होगा जिस दिन मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, उस दिन महेंद्र भट्ट का बयान बेहतर, महेंद्र भट्ट उसमें अध्यक्ष नहीं थे, उन्होंने कहा कि जनरल खंडूड़ी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनका बेटा जब हमारी पार्टी में नहीं है तो उनको इस पार्टी से निकाल देना चाहिए। राजू भंडारी की ज्वाइनिंग हुई,
उस दिन महेंद्र भट्ट को तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा पार्टी के भीतर। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से इनका चुनाव से पहले कुछ दावा था कि 18,000 लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, कुनबा बहुत बड़ा हो गया, तो ये जो झगड़े हैं ये सरफुटेबल है, ये स्वाभाविक है। और मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री के अगर जनसंपर्क अधिकारी चुनाव मैदान में जा रहे हैं और प्रेमचंद अग्रवाल के भाई जा रहे हैं, गणेश जोशी की बेटी तैयारी कर रही, सब हो रहा है, तो ये सब चीजें स्वाभाविक है। और ठीक है, यानी कि पार्टी के लिए बढ़ता कुनबा कहीं ना कहीं गले की फांस भी बन रहा है आरपी रतूड़ी जी, क्योंकि दूसरे दलों को छोड़कर जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं जाहिर तौर पर अपनी महत्वाकांक्षा लेकर वो आए होंगे, और अब वो समय आ गया है जब सभी की महत्वाकांक्षा बाहर निकल रही है और हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि टिकट उन्हें दिया जा सकता है। अब बीजेपी के लिए सिरदर्द ये बना हुआ है कि आखिर मैनेज करें तो कैसे करें। पहले से आप किसी को प्रॉमिस करके बैठे हैं, दूसरे दलों से नेता महत्वाकांक्षा लेकर आए हैं, लंबे समय से कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनकी सोच अलग से ही बंधी हुई है कि शायद अब उनका नंबर आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं सिरदर्द बन चुका है बीजेपी के लिए। देखो रीना जी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासित पार्टी है। यहाँ कोई अपने अंदर पालते रहे, कुछ भी पाले, लेकिन यहाँ अनुशासन सबसे सख्त व्यवस्था में है। यहाँ जिसे हाईकमान, जिसको हमारे ऑब्जर्वर, जिसको हमारे नेतागण बेहतरीन तरीके से जिताऊ कैंडिडेट मानेंगे, उसको चुनाव लड़ाएंगे। यहाँ पर ये प्रतिक्रिया तो उस दल में भी है जिसका कोई एक नहीं आना, आम आदमी पार्टी उसमें भी चल रही है। लेकिन मैनेज कैसे करेंगे? कांग्रेस जो दूसरे दलों को छोड़कर आ रहा था महत्वाकांक्षा लेकर, तब तो आप लोगों ने दरवाजे खोल कर रखे कि आइए आपका स्वागत है, कुनबा बढ़ता जा रहा है, और अब तो वो मौका आ गया है ना, समय आ गया जब उन्हें चाहिए कि हम आपके दल में आए हैं, एक महत्वाकांक्षा लिए हम बैठे हैं, उसे पूरा करने का तो वक्त आ गया ना रतूड़ी जी। रीना जी, मांग करना और मांग पूरी होना, इन दोनों में अंतर है। और जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, ना उन्होंने कोई शर्त रखी है, ना ही उन्होंने कोई मानी है। बिना शर्त जिसको स्वीकार था भाजपा में आना, उसने जो है कोई शर्त नहीं करना आज है। निश्चित तौर पर जो जिताऊ कैंडिडेट माना, चाहे वो नया हुआ होगा चाहे पुराना, जिसका जनाधार होगा, जिसे कार्यकर्ता पसंद करेंगे, उसको मिलेगा, वो कहीं ये चुनाव स्टेटमेंट जीतेगा। बद्रीनाथ उपचुनाव रिजल्ट को देखते हुए तो नहीं दे रहे हैं आप रतूड़ी जी? नहीं नहीं, बद्रीनाथ ने तो फिर केदारनाथ भी तो जीत गए ना, जरा वहां भी देखें। कोई दिक्कत नहीं है कि एक चुनाव, वो तो कांग्रेस पास, भारतीय जनता पार्टी के पास पहले भी सीट कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस के पास गई। ठीक है, केदारनाथ की बात जी, केदारनाथ की सीट किसके पास थी पहले? हमारे पास आई। आशीष जी। बढ़िया जी, देखिए अभी 2-3 मुद्दे भी जिस तरह से रावत जी ने बताए अभी, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने दफ्तर में बैठकर पूरी आरक्षण सूची तैयार की है, जिसमें नियम कानून, जस्टिस ब्रह्म सिंह वर्मा आयोग की कमीशन, और जो कानून, जो एक्ट है स्थानीय पंचायत राज एक्ट का पूरा उल्लंघन किया गया है, दफ्तर में बैठ के चिट्ठी बना दी गई। ये किस चीज का उल्लंघन है? क्या ये एक राजनीतिक दल जो पूर्व में सत्ता में है और वहां पर ऐसी विफलता आरक्षण को लेकर हो रही, क्योंकि कार्यकर्ता, पार्टी के नेता भी नाराज है, तो ये इसमें कार्रवाई कब होगी? इसमें महेंद्र सिंह भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कब इस्तीफा देंगे? कि उन्होंने ये जिस तरह की लिस्ट बनाई है बिना किसी नियम के। आप बताइए कि महिला आरक्षण जब किसी आरक्षित बना तो 3 जाके एक आरक्षित किया जा सकता है। इन्होंने ओबीसी आरक्षण में 2 में से 1 महिला कर दी। उसके बाद जो आरक्षण का जो क्रम है, ना तो चक्रीय क्रम का पालन किया गया और ना ही जो अधिक संख्या वाला पालन किया गया। जो 2 कानून है, किसी एक का पालन। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, हाईकोर्ट के आदेश से राजभवन को एक सरकार को कहा गया कि आप एक अध्यादेश लाए। वो राजभवन भेजा गया, राजभवन में माननीय राज्यपाल ने, महामहिम राज्यपाल ने उसको साइन भी कर दिया।
अब उसके आने के बाद उसके आने का इंतजार नहीं किया इन्होंने, उसके आने से पहले सूची प्रकाशित कर दी। अब वो 27% आरक्षण देंगे तो फिर से एक सूची बनाएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट परिसीमन को लेकर एक PIL पेंडिंग पड़ी है, 17 दिसंबर कल ही गया, उसी में उसकी सुनवाई भी चल रही है। उस सुनवाई पर सरकार कोई इंतजार करने को तैयार नहीं है। तमाम असंवैधानिक, तमाम गैर नियम पर रखकर जिस तरह का तानाशाही छोड़िए, तुगलकी रवैया चल रहा है। अभी गोपाल रावत जी ने तो बिल्कुल साफ साफ बताया कि कहाँ किसका टार्षण करना है, कि मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा OSD है, ये मेरा ड्राइवर है, ये मेरा गनर है, उन्हीं का आकर्षण चल रहे हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी का एकात्म मानववाद का सिद्धांत, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ढेर में कोई पूछने वाला नहीं है भाजपा कार्यकर्ताओं को। कम से कम अपनी सरकार कोई गलत निर्णय के खिलाफ अगर कोई एक आवाज उठाते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष इसलिए तो हाजिर हो गए कि आप पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसलिए वो दिखाई, ये सब गड़बड़ काम उनकी आंखों के सामने और नाक के नीचे हो रहा है। उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, नहीं तो इस्तीफा दे दे, छोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, गजेंद्र राव जी फाइनल कमेंट के साथ अपनी बात को रखिएगा, क्योंकि देखिए जो आपत्ति कही जा रही है कि आपत्ति जिसे भी है आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, वो आपत्ति अपनी जाहिर कर सकता है, दाखिल कर सकता है, 7 दिनों का वक्त दिया गया है। लेकिन जिस तरह से आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोशिश इसे और भी ज्यादा पोस्टपोन करने की है, क्या लग रहा है फिलहाल अभी सरकार का मकसद और मंशा क्या नजर आ रही है? चूंकि इस चर्चा की शुरुआत आपने दिलीप रावत के बयान से करी जी, तो वहां एक नई बात यह भी निकल कर आई कि उस सीट पर जो पहले 2007 में विधायक शैलेंद्र रावत, वो चूंकि 2 बार कांग्रेस में चुनाव लड़ने के बाद वापस भाजपा में आ गए हैं, वो भी वहां मेरे का टिकट मांग रहे हैं। और दिलीप रावत को यह बात बर्दाश्त नहीं है कि वहां जो शैलेंद्र रावत को है जो लड़ाया जाए। तो निश्चित रूप से जो 1 साल से ज्यादा का समय हो गया बिना चुनाव के, और इस स्थिति में आज ये हालत है कि इन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि यहाँ आरक्षण गलत हो गया, वो अपनी मर्जी से कह रहे हैं कुछ और हो गया, दिलीप रावत कोई और कह रहे हैं, इनके दूसरे तीसरे नेता कुछ और कहे, महेंद्र भट्ट कुछ और कह रहे हैं। ये सारी कवायद बताती है कि पिछले 1 साल में चुनाव डिले होने करने के पीछे जो मंशा थी, जिसके ऊपर सवाल खड़े थे कि आप चुनाव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 साल के भीतर जब आप यही तय नहीं कर पा रहे हैं, और ये भी तब जब आप कह रहे हैं कि आरक्षण का जो ये जनसंख्या वाला पैरामीटर तो भी आया ही नहीं, 2021 की जनगणना हुई नहीं, तो जब 2011 की जनगणना के अनुसार आप काम कर रहे हैं, इसके बावजूद आपके काम में इतनी बड़ी कमियां निकल कर आ रही हैं कि इस बार नरेंद्र नगर में चुनाव नहीं हो रहे अभी तक। वहां बता रहे हैं कि जो नए परिसीमन वो उसका अभी इन्होंने सेटअप ही तैयार नहीं करा है। तो ये दिखाता है कि जो सरकार की जो ऊपर जो गंभीर आरोप लग रहे थे कि ये जो पंचायत चुनाव भी पीछे ले गए, ये निकाय चुनाव पीछे लगे, छात्र संघ चुनाव करवाए नहीं, सहकारिता चुनाव नहीं करवाए, ये तमाम ऐसे गंभीर सवाल है जिससे लगता है कि वास्तव में सरकार जो है चुनाव से बचने की कोशिश कर रही थी, और अगर अभी भी लगता है कि उसी दिशा में। चले बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें जिस तरीके से नाराजगी जाहिर की जा रही है बीजेपी नेताओं की तरफ से, बीजेपी संगठन ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ऐसे जो बयान दिए जा रहे हैं, नाराजगी जाहिर की जा रही है, पार्टी फोरम पर इसे रखा जाए, नहीं तो इसे यहाँ पर अनुशासनहीनता करार देते हुए कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यकीनन जिस तरीके से तस्वीरें बनती हुई नजर आ रही है, माना जा रहा है बीजेपी के लिए सिरदर्द ये बना हुआ है, क्योंकि मैनेज कैसे करना है, जो नेता दूसरे दल से आए हैं उन्हें किस तरीके से मैनेज किया जाए, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मैनेज किया जाए, इसे लेकर ही मंथन लगातार बीजेपी के भीतर चल रहा है। लेकिन देखना होगा कि क्या संगठन की इस नसीहत का असर क्या उन विधायकों पर पड़ता नजर आता है या फिर नहीं। नमस्कार।